adjoint of matrix. Properties of adjoint of matrix. प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एडजॉइंट कैसे सॉल्व करता है। उसी एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बोर्ड में भी गिवन है, एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो वो हमारे बोर्ड लेवल का भी पार्ट है। तो ये दोनों ही एक साथ हम लोग करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमको कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं, और ये है इफ एलिमेंट ऑफ अ रो, राइट डाउन, इफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम are multiplied with cofactor of any other row, then their sum is 0. क्या मतलब है इसका? इसके लिए हमने एक डिटर्मिनेंट डी लेट कर लिया, और ये डिटर्मिनेंट हमारा है, सपोज कर लेते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ रो, तो हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट उठा लिया, ये a1 ले लिया, b1 ले लिया और c1 ले लिया, और उनको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो। मतलब इस रो को अगर हमने उठाया हुआ है, अगर हमने r1 को लिया है, तो कोफैक्टर हमको किसके लेने पड़ेंगे, r2 और r3 के लेने पड़ेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगर हमने पहले कॉलम का कोफैक्टर लिया हुआ है, तो हमें दूसरी और तीसरी रो का यूज़ कर, दूसरी और तीसरे कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? जैसे देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ R2 हमने लेट कर लिया। क्या लेट किया? कोफैक्टर ऑफ R2। जैसे इनकी पोजीशन होती है तो हमें पता है कि ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, A21 है, A22 है और ये A23 है, और ये A31 है, A32 है और A33 है। तो हमने क्या किया, कोफैक्टर ऑफ R2 जब लेंगे तो कोफैक्टर ऑफ R2 क्या हो जाएगा, C21 हो जाएगा, C22 हो जाएगा और C23 हो जाएगा। ये तो होंगे ना कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर और इस B2 का कोफैक्टर और इस C2 का कोफैक्टर। ठीक है, तो अगर हमने कोफैक्टर ऑफ R2 लिए हैं तो हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एलिमेंट ऑफ R1 के साथ। मीन्स हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, A1 हमने एलिमेंट लिए हैं R1 के, तो क्या हो जाएगा, A1 इंटू C21 प्लस B1 इंटू C22 प्लस C1 इंटू C23, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यही यहाँ पे प्रॉपर्टी बताती है कि अगर हमने कोई भी रो लिया है तो उसके अपोजिट दूसरी रो के कोफैक्टर लेने हैं। जैसे सपोज कर लिया हमने A1 ही लिया हुआ है, तो क्या हम इसके कोफैक्टर ले सकते हैं थर्ड वाले के? तो थर्ड वाले का नाम क्या हो जाएगा, C31, A3 के साथ, A1 के साथ C31, मतलब इन दोनों का लिया है। A1 वाले एलिमेंट लिए हैं और R3 के कोफैक्टर लिए, तो B1 इंटू C32 और C1 इंटू C33। ये बात समझ में आई क्या होगा? तो ये भी 0 होगा। अच्छा, अगर हमें ये कहा जाए कि भाई वही रो ले लो और वही कोफैक्टर ले लो, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वही रो और वही कोफैक्टर लेते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाती है। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी में हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमने डी लेट कर लिया है, डी इक्वल टू
एक कोई डिटर्मिनेंट ले लेते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। ये हमने डिटर्मिनेंट D लिया हुआ है। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ D की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले प्लस साइन के साथ A1 आया, साइन कन्वेंशन सबको पता ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो A1 के साथ ले लिया तो ये B2 C2 हो जाएगा और B3 C3। A1 के अपोजिट और A1 के नीचे का गायब हो गया। फिर हमने B1 ले लिया तो B1 के नीचे का और B1 के साइड का गायब हुआ तो A2 C2 और A3 C3 हो गया। और प्लस साथ में C1 को ले लिया तो C1 के नीचे और C1 के साइड का गायब हुआ तो A2 B2 और A3 और B3 हो गया। अब जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका इसमें, तो ये क्या बन जाएगा A1 के साथ B2 C3 माइनस C2 B3। फिर माइनस B1 के साथ क्या आ जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस C1 के साथ क्या आ जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3। ये डिटर्मिनेंट ऑफ D आ गया। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको यही आइडिया हो जाएगा कि ये कोफैक्टर्स ही तो लिखे हुए हैं। ये हो गया A1 एलिमेंट ऑफ 1 और ये कोफैक्टर ऑफ 1 1 है। C11 का मतलब क्या हुआ, ये कोफैक्टर ऑफ 1 1 है। फिर प्लस हमने यहाँ पे लगा दिया B1, यहाँ माइनस था लेकिन हमने यहाँ प्लस लगाया, क्यों, क्योंकि ये माइनस के साथ कोफैक्टर बनाता है ना। तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ 1 2। जो सेकंड वाला कॉलम होता है उसमें पहले वाले में प्लस के साथ आता है, दूसरा माइनस के साथ आता है। तो ये माइनस इसके साथ गया तो B1 को यहाँ लिख दिया और ये माइनस इसके साथ क्या बनाएगा कोफैक्टर ऑफ 1 2। बात समझ में आ रही है। और प्लस C1 के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ C1 ले लिया और C1 के साथ कोफैक्टर ऑफ, अच्छा ये स्मॉल C1 है और ये कोफैक्टर को जरा मैं बड़ा लिख देता हूँ, ये C13, ये कोफैक्टर ऑफ, दोनों C सेम ना लगे इसलिए हमने उसको कोफैक्टर लिख दिया। ये एलिमेंट है और ये क्या है, यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये है कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। और ये A11 का मतलब A1 का है। और ये कोफैक्टर ऑफ क्या है, कोफैक्टर ऑफ A12 यानी कि ये B1 का कोफैक्टर। और साथ में ये किसका है C13, ये है कोफैक्टर ऑफ C1 यानी कि कोफैक्टर ऑफ C1 यानी कि C1, इसको लिखें कोफैक्टर ऑफ C1, सॉरी इसको क्या लिखें कोफैक्टर ऑफ A11 A12 और ये हो गया A13 जिसका नाम है C1। तो ये कोफैक्टर हो गया। तो इसका मतलब जब हम कोफैक्टर के साथ उसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाती है। जब हम उसी का मल्टीप्लाई कराते हैं उसी कोफैक्टर के साथ तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाती है। और अगर हम दूसरे के साथ करा देते हैं तो वो वैल्यू क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। ये बात समझ में आ गई, वो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रॉपर्टी में हम लोगों ने कुछ एक क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में एडजॉइंट निकालने का। उसी एडजॉइंट को हम फिर से एक बार ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ था। प्रॉपर्टी जो है वो क्या है वो पहले लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी कहती है कि A इंटू एडजॉइंट A, लिख लो प्रॉपर्टी क्या है, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और ये जेई में भी इम्पॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, तो इसलिए बोर्ड लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना है हमको इसका। ए इंटू एडजॉइंट ए एक बड़ा काम होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसका, क्योंकि देखो पहले तो ए गिवन होगा, हमें कहेगा ए इंटू एडजॉइंट ए निकालो,
तो एडजॉइंट निकालने का एक बड़ा सा प्रोसेस है, पहले सबके कोफैक्टर निकालो और फिर उनको फिर ट्रांसपोज करो, तब जाके एडजॉइंट निकलता है। लेकिन अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो एक लाइन में निकाल देंगे। कैसे? हम ए इंटू एडजॉइंट ए हमें पता है किसकी इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट निकालना एक लाइन का काम है, एक्सपैंड कर देना और आई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो 1 0 0 0 1 0। जैसे मान लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 इंटू आई करोगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये सीधे सीधे बन जाएगा एक लाइन का क्वेश्चन। और अगर ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे तो काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देगा। बस हमें जब भी कभी ध्यान रखना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए पूछेगा तो हमें ए इंटू एडजॉइंट ए नहीं निकालना, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और एक चीज़ और यहाँ पर लिख लेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स याद होगा आपको सभी को। स्केलर मैट्रिक्स याद है क्या होता था? स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट होते थे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते थे, उसको हम क्या बोलते थे? स्केलर मैट्रिक्स। यही तो होता था स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट। तो देखो वही चीज़ें मिल गई कि नहीं मिल गई? तो आप ध्यान रखना है हमको कि ये जो है क्वांटिटी जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। बस हमें जो आई है उसकी जगह पे जो 1 1 1 है उनकी जगह पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए रख देना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ए इक्वल टू लेट कर लेते हैं, लेट करो, लेट ए इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है, हमने पीछे ये क्वेश्चन किया था, आप देख सकते हैं पीछे भी 1 -1 2 और 2 3 5, उसी को यूज़ कर लेते हैं। -2 0 और 1, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास और हमने इसका एडजॉइंट भी निकाला था। एंड एडजॉइंट भी हम पूरा प्रोसेस तो निकाल लेंगे ये सब लोग, तो अभी हम उसका यूज़ डायरेक्ट कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ए का आंसर इसका आया था, एडजॉइंट ए इक्वल टू आया था 3 1 -11। दूसरा आया था, दूसरी रो में था -12 5 और -1 और 6 2 5। ये हमने पीछे की क्लासेस से यूज़ कर लिया। आपको ये पहले तो पूरा काम करना ही पड़ेगा एडजॉइंट निकालने के लिए। क्या करते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए? पहले सारे पोजीशन के कोफैक्टर निकाल लेते हैं, फिर उनको उनकी पोजीशन पे रखते हैं, वो बी हो जाता है और फिर एडजॉइंट ए का मतलब ट्रांसपोज ऑफ बी और फिर एडजॉइंट ए निकल आता है। हमें तो खैर ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए करके देख लेते हैं। तो चलो साथ में करते हैं, करो ए इंटू एडजॉइंट ए कितना आएगा देखो। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें पता ही है कैसे होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 और एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या गिवन है? 3 1 -11 -12 5 -1 और 6 2 5। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन है और एडजॉइंट ए की वैल्यू गिवन है। हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन से आंसर निकालना है। तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना है। तो ये हमारी वैल्यू दे देगा 1 इंटू 3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 आ जाएगा, -1 इंटू 12, 12 1 जा 12 हो जाएगा और 6 2 जा 12। बाकी दूसरी रो से करते हैं मल्टीप्लाई, सेकेंड रो से। फर्स्ट कॉलम में तो 3 2 जा 6, 12 3 जा 36 और 5 6 जा 30। और थर्ड वाले से करेंगे तो माइनस थर्ड वाले का भी फर्स्ट से ही करने जा रहे हैं, तो -2 तो -6, ये तो 0 और ये 6। तो फर्स्ट रो कंप्लीट, फर्स्ट रो का, सेकेंड रो का, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से किया तो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेकेंड कॉलम में आते हैं। सेकेंड कॉलम में करोगे तो 1 इंटू 1 1 -5 और 2 2 जा 4। फिर सेकेंड में किया 2 3 2 जा 6 5 2 जा 10 और थर्ड में किया तो -2 0 और 2 1 जा 2। अब जरा थर्ड में करके देख लेते हैं, थर्ड कॉलम, क्योंकि सेकेंड कॉलम कंप्लीट हो गया, अब तीनों रो का थर्ड कॉलम से करते हैं। तो 1 इंटू -11 तो -11 +1 और 5 2 जा 10। नेक्स्ट में कर देते हैं -22, 3 1 जा 3
और 5 5 ज़ा 25 -2 तो ये +22 हो जाएगा। -2 इंटू 11 22 नहीं सेकेंड से करना था सॉरी सेकेंड से करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड से कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड से कर रहे हैं तो सेकेंड का करेंगे तो इसका मतलब हमें ये लेना है ये वाले को लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करो जरा देखते हैं क्या है। तो 11 2 ज़ा 22 -22 और -3 ये भी माइनस का 3 आएगा और प्लस का क्या आ जाएगा 25 ये आ गया -का 3। अब थर्ड से करके देख लेते हैं। थर्ड से करेंगे तो 11 2 ज़ा 22 और ये हो जाएगा 0 और प्लस क्या हो जाएगा 11 2 ज़ा 22 प्लस का हो गया 11 2 ज़ा 22 और 0 इंटू 1 0 5 1 ज़ा 5 तो 27 तीनों में आ रहा है 10 और 6 16 18 सेकेंड में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में आया 3 12 12 6 -36 30 और 6 0 6 1 -5 4 2 15 और 10। अच्छा ये 15 5 3 से यहाँ पर 15 होगा भाई ये 15 है ना कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंड का सेकेंड में कर रहे हैं तो 2 का किया 1 में 2 1 जा 2 और इस 3 का इस 5 में करेंगे तो 3 5 जा 15 ओके और ये 5 2 जा 10 हो गया ठीक है और उसके बाद -2 0 2 फिर -11 1 और 10 -22 -3 25 और 22 0 और 5 तो बिल्कुल सही निकाला है हमने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आ गया 27 पहले वाले में आया था 3 12 और 12 तो ये हो गया 27 27 0 0 0 27 0 और 0 0 और 27। अब चाहें तो आप यहाँ से 27 बाहर निकाल सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 तो ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो 27 इंटू आई हो गया तो हमने a इंटू एडजॉइंट a किया था और 27 आई तक हम आ गए। अब हमारा मेन मोटो क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और सॉल्व करके दिखा देना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी 27 आ गई ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जरा सॉल्व करिए कितना आएगा 1 ले लिया तो 1 के साथ ये और ये गया तो 3 1 जा 3 -0 माइनस ऑफ -1 तो 1 हो गया 2 1 जा 2 -5 2 जा 10 तो +10 हो गया और माइनस के बाद ये प्लस हो गया 2 के साथ ले लिया तो 0 माइनस ऑफ -6 तो +6 हो गया तो ये हो गया 3 + 12 + 12 तो ये देखिए 27 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 27 है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 27। तो अब हमने निकाला कि ए इंटू एडजॉइंट है एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू 27 इंटू आई थी और 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है तो ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं लिख लेंगे यहाँ पर ये आपकी ड्यूटी है हम आप फिर से करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए जैसे निकाला है वैसे ही अब हम करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए वैसे ही हम क्या करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए हमें क्या करना है एडजॉइंट ए और इंटू ए और इसको भी प्रूफ करके लाना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई और जब ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे तो फिर हमारे जो प्रॉपर्टी नंबर ये है ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये प्रूफ हो गया है। कोई प्रॉब्लम इसमें तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया फाइनली ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये हमारा आ गया।
ठीक। तो ये बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये मतलब जेई में तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बुक्स में गिवन है, एनसीईआरटी की बुक्स में। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड लिखते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में गिवन है, सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड की प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, 3 हो गई है ये। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 4, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों ही बना सकते हैं, एक नंबर का ही बनेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। n क्या है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स गिवन है वो n ऑर्डर का होगा, तो फिर ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। कैसे आएगा वो तो अभी हम सॉल्व कर लेंगे बस, लेकिन हमको क्या करना है, जैसे पहले वाले में हमने किया था ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना थोड़ा बड़ा काम था, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एक लाइन में हो जाएगा। वैसे इसमें भी बड़ा काम है, पहले एडजॉइंट ए निकालो और फिर उसको डिटर्मिनेंट उसका एक्सपेंड करो। तो सबसे बढ़िया काम क्या है, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। जैसे मान लो ऊपर वाले में 27 आया था और उसकी पावर n माइनस वन करना है, तो जैसे 3/3 का है तो 3 माइनस वन 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 27 की पावर। तो ये एक लाइन का एक नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले तो हम इसको प्रूव करते हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही हमारे लिए, तो समझ में आ गया कि एडजॉइंट निकालना थोड़ा सा बड़ा काम है, और उसके बाद फिर उसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है, लेकिन यहाँ पर हम इसको पहले प्रूव करते हैं। तो लिख लेते हैं, देखो सबसे पहला प्रूफ जो होगा वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो भी हमने पीछे भी किया हुआ है। वेरिफिकेशन में क्या करना है हमको, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमको गिवन है, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या गिवन है, एडजॉइंट ए की वैल्यू गिवन है ये, और वो है कितनी 3 1 माइनस 11 माइनस 12 5 1 माइनस 1 6 2 5, यही है ना एडजॉइंट ए, मैच कर लेना एक बार। 3 1 माइनस 11 12 माइनस 12 5 माइनस 1 और 6 2 5। अब इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। अभी हमने पीछे देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 27 आई, जब हमने ए जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर है हमारे पास ए की वैल्यू, तो उसी से हमने एडजॉइंट ए और ये ए लिया, इस ए को अभी हमने निकाला 27 आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हम एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसको डी टी करके भी लिखते हैं, और ये हो जाएगी वैल्यू कितनी, प्लस का 3 ले लिया, मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 ज़ा 25 प्लस 2, माइनस 1 ले लिया, माइनस 12 5 ज़ा 60 और 6 1 ज़ा 6, तो प्लस 6 आ जाएगा, और माइनस 11 के साथ ले लिया, तो ये और ये दोनों गए, तो 12 2 ज़ा 24, तो माइनस 24 और 6 5 ज़ा 30, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 और 2 27, तो 3 इंटू 27, और माइनस का ये कितना आ रहा है 60 और 6 जब माइनस करेंगे तो 54 माइनस का, तो 54 और 1, तो ये हो गया प्लस का 54, और माइनस 11 बाहर रहेगा, और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 54 ना। अब इसका मल्टीप्लाई और कर देते, 27 3 ज़ा 21 हो गया, ये 54 हो गया। 11 का मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है, ये कई बार हम बात कर भी चुके हैं। पहले वाले इस नंबर को यहाँ लिख लो, ये 11 का शॉर्टकट है मल्टीप्लाई करने का, पहले 4 को यहाँ लिख लो, फिर 5 और 4 को ऐड कर दो तो 9, इन दोनों को ऐड कर दो तो 9, और फिर यहाँ 5 लिख दो जो बाद में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 594 प्लस 54 प्लस 81, 4 4 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 2 और ये 5 और 6 7, तो 729, यानी कि 27 का स्क्वायर हो गया। 27 का स्क्वायर होता है 729,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ गई, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, क्योंकि ये इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना भाई, 3 माइनस वन लिखोगे ना, ये 27 की पावर 3 माइनस वन, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसकी वैल्यू 27 है। तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, यही हमको प्रूव करना था। तो ये मेथड तो था वेरिफिकेशन वाला। अब हम इसका एक प्रॉपर मेथड करते हैं, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं, कई बार डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला वाला तो इजी था, वो तो डायरेक्ट सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ए निकाल चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैक्सिमम उसी से प्रूव होने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी, ये लिखी हुई है ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये जो है इसी का यूज़ करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट। क्या प्रॉपर्टी फर्स्ट थी, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। जब हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आई। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, तो वो मैं याद दिला देता हूँ आपको। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ा था, लिख लेंगे इसको एक बार और। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या कहती है कि अगर ए बी का होल डिटर्मिनेंट है तो वो डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर कोई कांस्टेंट k है, उसका डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है k इंटू ए करके, फिर उसका डिटर्मिनेंट, तो k की पावर n बाहर आ जाता है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n जो होता है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर यही सारी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखो, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n बाहर आ जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ये प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पर किया, वन हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो आई होता है उसकी वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इसका जब डिटर्मिनेंट ऑफ निकालेंगे तो वो 1 ही आने वाला है। तो अब ये तो 1 हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। ये तो 1 तो गायब हो जाएगा, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n आ जाएगा। तो अब देखो, अब हम यहाँ पर इसको जो है इधर भेज सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, और ये अपॉन में आ जाएगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और भी आप बिल्कुल समझ लें कि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा कि ये जो है, अगर यहाँ पर ये मैट्रिक्स होता तो ये अपॉन में चला जाता, ये नहीं होता। लेकिन ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, तो ये अपॉन में आ सकता है। लेकिन अगर यही मैट्रिक्स में होता कि ए बी लिखा होता मैट्रिक्स और यहाँ सी होता, तो फिर ये अपॉन में नहीं भेजते इसको, ये गलत हो जाता। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस हो गई प्रॉपर्टी प्रूफ। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है बात। इनके क्वेश्चंस तो बहुत इजी बनने वाले हैं, क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता ही है। ए हमने दिया हुआ है और हम कहते हैं बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो अभी हमने बार बार वही एग्जांपल तो ले ही रहे। ए की वैल्यू गिवन है, लेट ए इक्वल टू 1 माइनस 1 2 2 3 5 माइनस 2 0 और 1। और हमसे कहा जा रहा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताइए, ये फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे आप, पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे जो कि 27 आता है, आया था अभी 27, और बस यहाँ पर वैल्यू रख देंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, तो 3 माइनस वन तो 27 का स्क्वायर,
कि 729 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा काम है, ये आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। चलो एग्जांपल तो आप बाद में भी कर लोगे, कोई टेंशन नहीं। बस हमारे पास क्या है, ए गिवन होगा और कहेगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो, तो हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, एक बार एक्सपैंड कर देंगे और उसकी पावर जितने भी ऑर्डर का हो, जैसे मान लिया 10 ऑर्डर का है तो 10 ऑर्डर का है तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 9। तो एक लाइन में सीधे आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब ये और बड़ा काम हो गया, पहले तो एडजॉइंट निकालना ही एक बड़ा काम था, लेकिन अब जो एडजॉइंट पहले ये गिवन होगा, ए का पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसका पूरा प्रोसेस, और फिर उसके बाद जो आया है उसका फिर एक बार और एडजॉइंट, तो और बड़ा काम है। तो इसको करने बैठेंगे तो जेईई के पेपर में तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो लिख लेते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। एन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एन जो है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इनको वेरिफिकेशन मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन से तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पहले एक बार एडजॉइंट निकाला ही है, वो भी बड़ा काम था, उसके बाद उसके बाद दूसरे वाले का फिर एडजॉइंट निकालो, तो ये और बड़ा काम हो जाएगा। तो हम इस तरीके से वो काम नहीं करेंगे, हम प्रॉपर प्रूफ करके देखेंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी हमारी मदद करेगी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। देखो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ये हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ हेडिंग लिख लेते हैं और प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिखते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आ गया। हमें क्या चाहिए, एक एडजॉइंट, दो एडजॉइंट साथ में चाहिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो ए इज रिप्लेस्ड बाई, ए मैट्रिक्स जो है उसको हम रिप्लेस्ड करने जा रहे हैं, ए इज रिप्लेस्ड बाई एडजॉइंट ए। मतलब जहाँ जहाँ पर हमको ए दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, एडजॉइंट ए। तो देखो कहाँ कहाँ ए दिख रहा है, पहले फर्स्ट ऊपर दिख रहा है तो एडजॉइंट ए, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, एडजॉइंट ए की जगह पर भी एडजॉइंट ए, जहाँ जहाँ ए दिखेगा वहाँ पर एडजॉइंट ए, और यहाँ पर भी ए दिख रहा है तो एडजॉइंट ए और इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, यहाँ पर हम क्या सोच सकते हैं, देखो हमें सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए, और ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए जो आता है वो मैट्रिक्स आता है। लेकिन अगर हमें इसको यहाँ से इधर की तरफ भेजना है, आरएचएस में भेजना है, तो इसको डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। तो ये डिटर्मिनेंट में कब कन्वर्ट होता है, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होता है इस प्रॉपर्टी के थ्रू, कि जब क्या मल्टीप्लाई होता है, ए के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो देखो पहले तो ये मैट्रिक्स था, लेकिन इधर जाके डिटर्मिनेंट बन गया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो वो डिटर्मिनेंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, ए का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ, इसका हमें ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू वाई, तो अगर हम a का इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ax इक्वल टू ए वाई हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, जब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। इसको क्या बोलते हैं, प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर मान लिया इधर से कर देते हैं, z इक्वल टू यू दिया हुआ है, अगर हमने इधर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ प्री मल्टीप्लाई ऐसे किया, और जब इधर से करेंगे तो इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई इधर से कर रहे हैं मतलब z के पहले आगे की तरफ u a नहीं आएगा, बाद में आएगा, और u के बाद a आएगा। इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें तो पोजीशन भी इंपॉर्टेंट होती है ना। यहाँ पर इस तरीके से आएगा कि a का मल्टीप्लाई किया तो इधर ही आएगा,
ए को इधर मत लिख देना, क्योंकि इधर से किया है तो ये प्री मल्टीप्लाई, इधर से करते हैं तो पोस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि ए बी अलग होता है और बी अलग होता है, ये बी और बी अलग अलग होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमको पता है। तो इसलिए जब इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको प्री मल्टीप्लाई करोगे, और जब इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बोलोगे पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पर ए लेके आना है। अगर हमें यहाँ पर ए लेके आना होता तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते, इधर से हमें ए यहाँ पर लेके आना है, इस जगह पे लाना है, तो हम लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइड बाई ए, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए से प्री मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब ए से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए और इंटू आई। ये आगे बात समझ में। अब देखो जैसा कि यहाँ पर हमें पता है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट से इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट नहीं देता है, लेकिन डिटर्मिनेंट ए के साथ कोई आई दे देता है, और आई जो है आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ करो तो आई में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो तो वही मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये जो है इसीलिए हमने इसमें ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया हुआ है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ए कर देंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा, और इसको हम फिर RHS में शिफ्ट कर सकते हैं, और आई जो है वो आई इसके साथ मल्टीप्लाई होकर फिर वही मैट्रिक्स दे देता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कितना हो गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू आई। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा एडजॉइंट ए की वैल्यू भी अब यही रख दो ना, यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए, हमने क्या पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, और इंटू आई, और ए और आई इस ए का और इस आई का मल्टीप्लाई करोगे तो ए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ए, और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है। बात क्लियर हो गई। अब जरा बताओ कि अब क्या होगा। अच्छा ये इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो आई तो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो ये सिर्फ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बचेगा, और इसको जो है अपॉन में इधर भेज देते हैं, तो ये बन गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन इंटू ए और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू, और इंटू में साथ में क्या चल रहा है ए, और ये है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, आ गई ना प्रॉपर्टी वही एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हमें निकालना था, तो ये वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू और इंटू में ए। प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें NCERT से रिलेटेड जो थी वो ये सारी की सारी है। कहाँ तक, ये एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, यहाँ तक हमारी प्रॉपर्टी जो है वो। अब 5 से जो प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है वो JEE के लिए है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। NCERT में ये नहीं है, तो जब पेपर बोर्ड का देने जाए तो आप इसको बिल्कुल भी ना तैयार करके जाएँ। प्रॉपर्टी नंबर 6 लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि अगर इसी का डिटर्मिनेंट हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी नेक्स्ट।
अभी जो हमने निकाला था उसमें निकाला था एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब उसका भी डिटर्मिनेंट सोचो, वो एक बड़ा काम था और उसके बाद उसका भी डिटर्मिनेंट निकालना, तो वो तो और बड़ा काम हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ डेल्टा ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे डिपेंड करेगा ये। सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो और उसकी पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर कर दो बस। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और स्क्वायर क्यों किया है ये याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2 आया है तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, n भी आ सकता है। जैसे हमने n का लिया है तो n ना लेके हम r ले लेते हैं। जितने भी एडजॉइंट आएंगे उतनी पावर बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर कितने एडजॉइंट आए हैं, 2, 1 और 2। नंबर ऑफ एडजॉइंट कितने दिख रहे हैं हमको, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो ये 2 एडजॉइंट है, तो इसलिए पावर जो है वो 2 आई है। अगर मान लो इसी को हम थोड़ा और सिस्टमेटिक कर दें, हमने ऐसे लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, और इस तरह के क्वेश्चन जेई में डराने वाले पूछे जाएंगे। एडजॉइंट है तो अब आदमी घबरा जाएगा इसमें कि यार इतनी बार एडजॉइंट है क्या करना चाहिए। और ये जो है हमने मान लिया r टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 12 टाइम्स है, 20 है, r टाइम्स मान लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस वन की होल पावर r हो जाएगी। बस हमको यही ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई होगी आपको। डिटर्मिनेंट जो है वो डी करके लिखो या डिटर्मिनेंट का साइन बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही काम आप कर सकते हैं, साइन बना दें या डी करके लिख दें, दोनों का मतलब एक ही है, सबको पता है ये। तो ये हो गई प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। r टाइम्स अगर एडजॉइंट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगी, अगर 2 टाइम्स है तो 2 हो जाएगी, 3 टाइम्स है तो 3 हो जाएगी, r टाइम्स है तो ये r हो जाएगी, 7 टाइम्स है तो 7 हो जाएगी, 10 टाइम्स है तो 10 हो जाएगी। अब इसको प्रूफ करते हैं। अब इसको भी वेरिफिकेशन मेथड से नहीं, अब तो सब काम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ हमारे लिए, प्रूफ पेपर में, जे के पेपर में पूछा नहीं जाता है कि प्रूफ करने के लिए कहते हैं कि लो प्रूफ करो इसको, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो ये हम प्रोसेस अपनाते हैं ना, ये हमारे कई बार जो जे के एडवांस के क्वेश्चन होते हैं उसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे, तो उसमें फिर ये जो हम सीखते हैं ना कि किस तरीके से प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, कुछ अलग सी चीज़ें एडवांस के सीखते हैं, तो उनका यूज़ हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसलिए हम प्रॉपर्टी को प्रूफ करना भी सीखते हैं। प्रॉपर्टी का प्रूफ कभी भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अब हम 2 वाले का प्रूफ करते हैं। प्रूफ, और फिर वही जो अभी हमने प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी थी उसी का यूज़ कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अच्छा, इसमें डिटर्मिनेंट तो था नहीं, तो एक काम करते हैं डिटर्मिनेंट हटा देते हैं। हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और ये कितना आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 और इंटू में ए, ये अभी हमने पढ़ा, ये आया हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, बहुत सही, हमें प्रॉपर्टी अपनी प्रूव करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। अब हम डिटर्मिनेंट जब बोथ साइड लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास ये, और यहाँ पर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 और इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट। तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, ये तो हमें यही तो प्रूफ करके लाना है, इसी में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो फिर प्रॉपर्टी याद दिला देता हूँ कि ये तो कांस्टेंट है, के ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना हो तो क्या अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि के की पावर n बाहर आ जाता है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। ये कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट है ना, ये के का वर्क काम करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2, और उसकी पावर क्या बाहर आएगी, ये लिखा हुआ है उसकी पावर n बाहर आती है, तो यहाँ हमने n पावर ले ली बाहर। ये बात क्लियर हो गई होगी। और इनटू में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो जब पावर की पावर होती है तो सबको पता है कि पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो n माइनस 2 इंटू एन हो जाएगा, और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 1। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं और n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1 आ गया। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab का फॉर्म बन गया कि नहीं, तो ये बन गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी है, डिटर्मिनेंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ये हमने इसकी वैल्यू ले ली थी, तो ये प्रूफ होके आ गया हमारा क्वेश्चन। तो अब इनका भी क्वेश्चन करवाने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत है नहीं, अभी आपको क्वेश्चंस तो अभी मिलेंगे बहुत सारे। क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि हमें ए पता रहेगा, अगर ए पता है तो हम एडजॉइंट ए निकाल ही लेंगे, और अगर एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे और उसकी पावर n-1 का होल स्क्वायर कर देंगे। n की वैल्यू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3 का है, तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर r टाइम्स होंगे तो अब बात समझ में आ गई होगी कि r टाइम्स होगा तो क्या होगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत इजी है, बल्कि इसका यूज़ हम एनसीईआरटी में भी कर सकते हैं, इस टाइप की प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में भी यूज़ कर सकते हो आप। एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखा हो तो इसको एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको याद हो तो इस तरह की प्रॉपर्टी हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे आपको याद होगा कि ए बी का होल ट्रांसपोज करते थे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आता था, पहले बी आता है बाद में। ठीक है, उसी तरीके से अभी हम आगे पढ़ेंगे ए बी का इन्वर्स, तो पहले बी इन्वर्स आएगा और फिर ए इन्वर्स आएगा, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, इसका नाम भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये क्या है? रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ का मतलब पहले ए और बी है तो पहले बी आएगा बाद में आएगा। अगर मान लिया इसको बहुत सारे टर्म ले लेते हैं, A1 A2 A3 से लेके An तक ले लेते हैं, तो पहले क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ An, फिर An-1, फिर An-2, फिर अप टू डैश एडजॉइंट ऑफ A2 और फिर एडजॉइंट ऑफ A1। रिवर्सल लॉ का मतलब यही होता है, रिवर्स हो जाएगी वैल्यू। तो रिवर्सल लॉ ट्रांसपोज में भी आएगा, एडजॉइंट में भी आ गया और इनवर्स में भी। बात क्लियर होगी? अब इसको भी प्रूव करते हैं, लिख लेते हैं प्रूफ। तो इसको एनसीईआरटी में भी आप फॉलो कर सकते हैं, याद रखें इसको। जनरलाइज करके ये हमने लिख दिया, ये जनरलाइज हो गया कि अगर 1 2 3 से लेके 10 तक है तो सारे 10 9 8 7 रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जरा देखते हैं इसका प्रूफ करते हैं। तो हमने इस प्रॉपर्टी को लिख लिया, फिर से एक बार इसी पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ नोट कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या है? एडजॉइंट ऑफ बी और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई, बल्कि प्री मल्टीप्लाइड बाई ए बी। अब ये हमारे दिमाग में कैसे आया कि ए बी का ही मल्टीप्लाई करें? बताओ भाई, कैसे समझ में आएगा कि हम ए बी का ही मल्टीप्लाई करें? क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट के साथ ए बी दिया हुआ है, हमने अभी प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी थी, यहाँ पर मैं फिर लिख देता हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट हमने पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था? ए इंटू एडजॉइंट ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो जाता है, ये पढ़ा था अभी हमने। तो एडजॉइंट के साथ ए है तो हमने इसीलिए ए का मल्टीप्लाई कराया। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो इसलिए हमने ए बी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी में हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इस फॉर्मूले को कि ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई क्यों कराया, ये बात समझ में आ गई। तो ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसका LHS पहले अलग से प्रूफ करके देखेंगे और फिर RHS अलग से प्रूफ करके देखेंगे और ये दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हमने पहले LHS ले लिया, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। करो इनका, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? ये वाली, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इसका यूज़ कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी और इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखो या डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ए बी और बी ए को हम सेम नहीं लिख सकते मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में हमने बार बार ये रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि ये दोनों सेम नहीं होते,
लेकिन ए बी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखो या डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखो, दोनों ये करेक्ट है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की बात हो रही है और ये मैट्रिक्स की बात हो रही है। मैट्रिक्स में ये बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ तक कि हम पोजीशन भी नहीं चेंज कर सकते कि ए बी सी को बी सी ए बोल दें, ये कई बार हमारी पहले बात हो चुकी है। अब जरा RHS देखते हैं। RHS में क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी आया, पहले आया ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट बी और इंटू एडजॉइंट ए, ये RHS आ गया हमारा। अब जरा देखो इसमें से किसका पेयर हम साथ में ले सकते हैं, बताओ। यहाँ पर हमारे पास क्या, हम इसको एज इट इज़ ऐसे लिख सकते हैं, पहले ए ले लें, बी इंटू एडजॉइंट बी को ऐसे ले लें और फिर एडजॉइंट ए को ले लें। हमने कोई पोजीशन इधर उधर चेंज नहीं की। देखो हमने इतने पार्ट को सिर्फ एक साथ कर लिया। क्यों कर लिया, क्यों कर लिया? क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है कि ए इंटू एडजॉइंट ए एक साथ होना चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ए होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो जाता है। तो इसलिए हमने इन दोनों को, क्या हम इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए को? बिल्कुल नहीं, आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है वो भी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में ए बी सी और बी सी ए और सी ए बी ये सब एक साथ इक्वल नहीं है। पोजीशन चेंज करोगे गड़बड़ हो जाएगी, सेम नहीं आएगा। तो इसलिए ए को एडजॉइंट ए के पास नहीं ला सकते, लेकिन बी को जरूर एडजॉइंट बी के साथ, वो तो लगा हुआ है साथ में। तो हमने क्या किया, ए लिखा, बी इंटू एडजॉइंट बी को डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई ले लिया और साथ में क्या ले लिया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब जरा यहाँ पर समझना ध्यान से देखो, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आई इंटू एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ए। आई इंटू एडजॉइंट ए को क्या हम एडजॉइंट ए लिख सकते हैं, क्योंकि आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ करो तो मैट्रिक्स ही मिलता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और चाहो तो आई बाहर लिख दो या आई यहाँ रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने, चलो यहाँ पर आई को हटा दिया, इसको आई को हम यहाँ से हटा देते हैं कि हमारा ये आई हट गया, आई इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इस बी को खिसका के इधर लिख सकता हूँ और ए इंटू एडजॉइंट ए को एक साथ कर सकता हूँ? क्या ये काम कर सकता हूँ? मैंने बी को पोजीशन चेंज करके इधर ले आया हूँ और ए को इधर ले आया हूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ? कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बी जो है वो कांस्टेंट है भाई। 2 इंटू ए मैट्रिक्स लिखा हो या ए इंटू 2 कर दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? ए बी इंटू 2 लिखा हो मान लो, तो ए बी इंटू 2 चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो, ए बी की पोजीशन तो चेंज हुई, कांस्टेंट की पोजीशन चेंज की है। कांस्टेंट तो इधर उधर कहीं भी कर सकते हो। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी रहने दो। क्या यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी यही वाली यूज होने वाली है? देखो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए लिखो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी लिखो, इंटू आई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू आई। तो ये देखो हमारा RHS भी आ गया और LHS भी अभी हमने ऊपर देखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आई आया और RHS भी आ गया। तो ये LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि चाहे एडजॉइंट ऑफ ए बी हो या एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए हो, दोनों सेम होंगे। एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ, पूरा पूरा एडजॉइंट दोनों में होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी कौन सी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गई। कोई प्रॉब्लम, क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 8 लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, एडजॉइंट ऑफ, राइट डाउन, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, k to the power n minus 1 into adjoint, k to the power n minus 1 into adjoint a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये होगी। ठीक, अब इसका भी यूज़ कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मान लिया उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू ए करना है
और 3/3 का हमारा मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि 3 माइनस 1 तो 3 स्क्वायर हो गया, तो 9 इंटू एडजॉइंट ए, तो जो एडजॉइंट ए आया है उसमें 9 का सीधे मल्टीप्लाई है। अब ये ध्यान रखना कि ये 3 देखो यहाँ 3 था, 3 ए करके ये 3 जो है वो 9 बन गया। लोग क्या करते हैं इस 3 को बाहर निकाल देते हैं और फिर एडजॉइंट ए कर देते हैं, वो गड़बड़ है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 की पावर n माइनस 1 बाहर आया, ठीक है। 3 की जैसे डिटर्मिनेंट में होता था तो डिटर्मिनेंट में के बाहर आता था, के की पावर n। अभी हमने देखी थी ना प्रॉपर्टी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए लिखा हो तो के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो यहाँ तो n बाहर आता है, लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी में n माइनस 1 बाहर आता है। आप चाहो तो इसको जो है प्रूव कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने अभी फर्स्ट में पढ़ा था, वहाँ पहुँचते हैं। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ए इंटू एडजॉइंट ए वाली, ये ए पता था, एडजॉइंट ए पता था, तो हम क्या करें एडजॉइंट ए में पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सारे एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू एडजॉइंट ए का फिर हम क्या निकाल देंगे 2 इंटू एडजॉइंट ए का फिर एडजॉइंट, मतलब हमें क्या करना था 2a का एडजॉइंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ a है ना, पहले यहाँ पे a में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगी पहले, और फिर उसका एडजॉइंट निकालें, और या फिर 2 की पावर n माइनस 1 करके इंटू एडजॉइंट ए करें, वेरीफाई करके इजीली सॉल्व हम कर सकते हैं। और हमें तो ये याद रखनी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया एडवांस में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका खास ध्यान रखें, ठीक है। मेंस में भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है इसका, ज़रूरी नहीं कि एडवांस के लिए हो, मेंस में भी हम के की वैल्यू कुछ भी होगी, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे 9 टाइम्स एडजॉइंट ए हुआ और ऑप्शन 3 9 27 ऐसे करके दिया होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी अगर हमें नहीं पता कि के की पावर n माइनस, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क हो जाएगा, आपको इसको जो है प्रूफ के लिए आपको वेरीफाई खुद करना है। ऊपर जो एग्जाम्पल लिया था उसी से आप इसको वेरीफाई कर लें, ठीक है। एक मेथड इसका और बताता हूँ, वैसे हमने अभी इन्वर्स नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी चलो इन्वर्स में बता देता हूँ कि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, और फिर उससे भी करके देखते हैं, बहुत ईजी है। देखो इन्वर्स के बारे में लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं बता इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स अभी हमने नहीं किया है, लेकिन मैं एक फार्मूला सिर्फ बता देता हूँ। देखिए आपको ए गिवन होगा, ए आपको मान लीजिए गिवन है, ये गिवन है, तो आप एडजॉइंट ए तो फाइंड आउट कर ही लेते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना भी आता है। तो ए इन्वर्स का एक इकलौता सा फार्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, और कुछ है ही नहीं। तो इन्वर्स भी हमें अगर किसी को एडजॉइंट निकालना आता है तो इन्वर्स निकालना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, भाई एडजॉइंट निकालना आता है, सारे एलिमेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल था, यहाँ पर अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, अगर हमसे कहा जाता है कि भाई इसका इन्वर्स निकालो, ये एडजॉइंट ए निकाल चुके हैं, अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 27 है, ये यहाँ पे दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 27 है, तो हम इस 27 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दो, इसको सारे एलिमेंट को किससे डिवाइड कर दो 27 से डिवाइड कर दो, तो ये इन्वर्स बन जाएगा। बात समझ में आ रही, तो इन्वर्स हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं, ठीक है। तो अगर हमें एडजॉइंट निकालना आता है तो हम इन्वर्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो इससे प्रूव कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से प्रूव कैसे करेंगे। वैसे ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी बहुत ईजी है, जो फार्मूला है ना हमारे पास, ये किससे बना पता है, ये जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ना, प्रॉपर्टी फर्स्ट, देखो इसका भी प्रूफ बता दें, क्योंकि वहाँ तो चलो अभी हम पढ़ेंगे, ये जो फार्मूला पढ़ा है इसका भी प्रूफ कैसे बना है वो भी देख लेते हैं। भाई अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कई सारे प्रूफ डायरेक्ट बन जाते हैं। ये भी हम आगे तो पढ़ेंगे, यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि इन्वर्स कैसे बना है प्रूफ। तो देखो यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर
यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं ए इनवर्स का। ये ए अपॉन में डायरेक्ट नहीं भेजेंगे इसको, और इसको इधर डायरेक्ट नहीं भेजेंगे। होता तो वैसे देखो, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये वही लिखा हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पर भेज दो तो ए इंटू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट है। तो ये कैसे बना है, हमने यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करा दिया, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। तो जरा कराओ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये कर दी। अब देखो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ये हमें वैसे पता है सभी को कि अगर x में x इनवर्स का मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 1 आएगा। भाई x है और ये 1/x, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। इसी तरह सिमिलरली जो है वो मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है। क्या हो जाएगा सिमिलरली मैट्रिक्स में, क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में हो जाएगा ये सिमिलरली करके लिख लेंगे यहाँ पर। मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका इन्वर्स का मल्टीप्लाई करो तो वो जो है 1 की इक्वल नहीं होगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, मैट्रिक्स में इस तरीके से होगा। इन मैट्रिक्स नॉर्मल में अगर ये कोई इंटीजर वैल्यू है या कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मल में x और x का इन्वर्स का मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स की बात होगी तो ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो आंसर भी तो मैट्रिक्स नहीं आएगा। तो उस 1 को ना लिख के हम उसको क्या लिख देते हैं, आई। तो अब मुझे बताओ ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये लिखा हुआ है ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई। तो हमने यहाँ पे आई रख दिया। आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई। आई का कोई वजूद ही नहीं होता, आई तो मर्ज हो जाता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ। तो ये हो गया ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये आई इंटू एडजॉइंट ए, ये भी क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब देखो यहाँ से तुम्हें फॉर्मूला दिख नहीं रहा है ए इनवर्स का, जो अभी हमने डायरेक्ट लिखा था, वो फार्मूला हमको दिख रहा है कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ए। और अब इसको अपॉन में भेज सकते हैं क्या, अपॉन में बिल्कुल भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कांस्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए इसको भेज सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स होता तो नहीं भेज सकते थे, जैसे हम ऊपर यहीं पर भेजना चाहते तो नहीं भेज सकते, क्योंकि ऊपर कैसे भेज दें, अपॉन में ये मैट्रिक्स क्यों हो जाएगा। तो ये हो गया इनवर्स का प्रूफ, जो हमने फार्मूला यहाँ पर लिखा था ना कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, उसका प्रूफ हो गया। तो अगर किसी को एडजॉइंट निकालना आता है तो उसके लिए फिर इनवर्स निकालना बहुत बड़ी बात है नहीं, कि एडजॉइंट निकाल लिया, उसको सबको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, बात खत्म हो गई, क्लियर। तो लेकिन ये सब काम तो हम कर ही नहीं रहे थे, हम कौन सा काम कर रहे थे, हम अपना प्रूफ करने वाले थे ये एडजॉइंट के की वैल्यू के की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लिख लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना था, एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू के टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए। के जो है कोई रियल क्वांटिटी है, के कोई रियल नंबर है, उससे हमको ये प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करते हैं, सोचो कैसे करोगे, जरा बताओ। अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका यूज़ कर लेते हैं। ये ऊपर लिखी है ना प्रॉपर्टी, क्या लिखी हुई है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, इसी का यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग दिस। तो बताओ जरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब लेकिन हमें तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ के ए चाहिए, यहाँ पर सिर्फ ए आया है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, के ए। तो ए को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए इज़ रिप्लेस्ड बाई के ए। ए जहाँ जहाँ पे ए दिख रहा है वहाँ पर के ए से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया एडजॉइंट ऑफ के ए। यहाँ क्या बन जाएगा, के ए का इनवर्स और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। अब ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है के ए,
के ए का इन्वर्स, तो के का इन्वर्स हो जाएगा और ए का इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या कहती है? यहाँ पर अभी ये कई बार यूज हो चुकी है कि के का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या हो जाता है, के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया के की पावर एन और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये यूज़ कर दिया यहाँ। तो अब क्या बन जाएगा ये, के की पावर एन माइनस वन। देखो के की पावर ये n है और ये माइनस वन है, तो के की पावर n माइनस वन ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, इसकी जगह पे ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट। तो बस यहाँ पे रख देते हैं, तो के की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए, और ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ के। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि के की पावर n बाहर नहीं आएगा, के की पावर n माइनस वन बाहर आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी कई सारी। अब जो प्रॉपर्टी बननी है वो बहुत इजी इजी से है, जैसे लिख लेते हैं इनको भी। कौन सा नंबर था, 8। प्रॉपर्टी नंबर 9, ये बहुत इजी इजी से है, याद रखने में भी आसानी रहेगी। प्रॉपर्टी नंबर 9, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो, या एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, दोनों सेम है। चाहे तो ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, दोनों वैल्यू सेम है। अब ये तो बहुत इजी इजी से, इनको प्रूफ नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट समझ में आ रही है। एडजॉइंट ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी, आई का एडजॉइंट, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे आई स्क्वायर निकालो तो भी आएगा, आई क्यूब निकालो तो भी यही आएगा, उसका इन्वर्स निकालो तो भी वही आएगा, उसका एडजॉइंट निकालो तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो ये वो ऐसा मतलब बेशरम मैट्रिक्स होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि चाहे जो भी कहो हम काम नहीं करना तो नहीं करना, उसी तरीके से तो कुछ भी कर लो हमें आई ही आना है। अच्छा एडजॉइंट ऑफ जीरो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ जीरो, जीरो मैट्रिक्स क्या होगा? अरे जीरो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जीरो ही रहने वाला है। एक 12 और लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एन, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एन है, तो इसको एडजॉइंट ए की होल पावर एन कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक बड़े से कैलकुलेशन को छोटा करेगी। कैसे, सोचो कैसे। भाई हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन होगा, अब उसने ये मैट्रिक्स हमको एक दिया हुआ है और कह दिया कि ए की पावर 10 का एडजॉइंट निकालो, तो वैसे ही हालत ख़राब कि भाई ए की पावर 10 और फिर उसका एडजॉइंट, तो पहले ए की पावर 10 निकालना बड़ा काम है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, पहले हम जो ए दिया उसी का एडजॉइंट निकाल के और उसकी पावर 10 कर देंगे। सारी बात समझ में? तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं इसका प्रूफ। ये एक इजी और इम्पॉर्टेंट है। हमने क्या किया, LHS ले लिया इसका, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n है, तो इसको हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू डैश डैश ए, और ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स। अब इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें बताओ जरा। एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी सब अगर होते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है, ये अभी हमने पढ़ा था ना, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी कुछ भी हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे लास्ट से स्टार्ट हो जाता है एडजॉइंट। जैसे मान लो यहाँ पे जेड है, तो पहले जेड आ जाएगा, फिर एक्स फिर वाई, फिर एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, सब अलग अलग आ जाएंगे। तो उसी का हमने यूज़ यहाँ पे कर लिया, तो क्या आ जाएगा, और इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, सब है तो चाहे जो भी लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए, फिर यहाँ पर भी लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर भी लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए, और लास्ट में भी लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए का कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स। तो अगर किसी का n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n हो जाएगा। तो हम उसी को लेके चले थे, वो हमारा आ गया। ठीक है ना? तो इसका भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं, वैसे तो ये बहुत इजी है, आप कर लेंगे समझदार लोग। ए की वैल्यू हमको गिवन है 1 2 3,
या एक हमने जो अभी हमने लिया था एडजॉइंट उसी को ले लेते हैं। अभी हमने एक एडजॉइंट का एग्जांपल लिया। ए की वैल्यू है 1 -1 2 और दूसरा है 2 3 5 और थर्ड है -2 0 और 1। और क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर 10। तो अब ये a की पावर 10 निकालने बैठ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। करो करो सॉल्व करो फिर इसको। तो हमें इसका एडजॉइंट तो पता ही है, हम यूजिंग प्रॉपर्टी दिस कि अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a की पावर n है तो उसको हम एडजॉइंट a की होल पावर n कर लेंगे। तो जहाँ पर 10 पावर है वहाँ पर एडजॉइंट a की होल पावर 10 हो जाएगी। तो एडजॉइंट ऑफ a की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट a की होल पावर 10। और अभी हमने एडजॉइंट a यहाँ पर बार बार निकाला हुआ है, तो हम यहाँ पर एडजॉइंट a लिख लेते हैं कि हमें पता है ये एडजॉइंट a, बट क्योंकि हमें एडजॉइंट a तो निकालना ही पड़ेगा और ये हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 1 -11 है, -12 5 -1 है और 6 2 5। ये हमने एडजॉइंट ए कई बार अभी यूज़ किया है। तो ये एडजॉइंट ए हमें पता ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए की होल पावर 10। तो आंसर हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 10। ए क्या था, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, ए की पावर 10 और ये हो जाएगा एडजॉइंट ए की होल पावर 10। अब इसकी पावर 10 निकालने हम नहीं बैठ सकते, तो इसी तरीके से वो ऑप्शन बना के देंगे, क्योंकि हम इसकी होल पावर 10 थोड़ा ना निकाल पाएंगे, इतना टाइम तो रहेगा नहीं। वरना वो इतना बड़ा कैलकुलेशन हमसे कराना चाहते हैं, वो सिर्फ ये प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी का आइडिया है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है?